बांग्लादेश आपके बिहार के किशनगंज से बांग्लादेश का एक जगह करीब 16-17 किलोमीटर ही दूरी पर है। तो उनके मन में मनसा है कि बांग्लादेश से एक ऐसा मार्ग बनाया जाए जो थोड़ा सा बंगाल और बिहार से सटते हुए और नेपाल को जोड़ ले। तो एक प्रकार से एक मतलब इस्लामिक मुल्क बने, तो इसके लिए भी वो शक्तियाँ लगातार काम कर रही हैं। नेपाल भी भारतवर्ष ही वहाँ के लोग संकल्प लेते हैं। तो धर्म की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से पुरातन काल से ही नेपाल और भारत अभिन्न हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। राजनीतिक कारणों के नाते हम दो अलग अलग देश हैं, हमारे झंडे दो अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हमारे रिश्ते आज से नहीं अनादि काल से हैं। ये अभी जो घटना हुई इसके पीछे मतलब पाश्चात्य शक्तियाँ, और बोलूँ तो स्पष्ट तौर पर अमेरिका के द्वारा ये नेपाल में जो यहाँ प्रायोजित ये पूरा घटनाक्रम था कि अमेरिका लगातार श्रीलंका और आपको बांग्लादेश और नेपाल मतलब लगातार भारत को एक संकेत दे रहा है, नहीं भारत को एक संदेश दे रहा है। पहले एक राजा, 14 अंचल और आपको 75 जिले थे। आज नेपाल में क्या है कि इतने कम आबादी वाले और इतना छोटा भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में आप सोचिए कि 7 राज्य हैं, 350 सांसद हैं, 550 विधायक हैं और 77 जिले हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जो भी समसामयिक घटना होती है उसके संबंध में हम किसी भी विशेषज्ञ को बुलाकर आपको उससे जुड़ी जो अंदर की बातें हैं वो आपको बताते हैं। और ऐसे में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे शहर के एक जो स्कॉलर हैं, वो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर वो रिसर्च करते हैं। इसके अलावा नेपाल में उनकी खासी अभिरुचि है। इसके अलावा जितने भी समसामयिक घटनाएं होती हैं इसके ऊपर भी उनके लेख और आलेख हम समाचार पत्रों और विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से सुनते रहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज हैं अमीय भूषण जी। अमीय भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते, प्रणाम ऋचा जी। अमीय भूषण जी, आपसे बातचीत हम जिस वक्त में नेपाल की त्रासदी हुई थी उसी वक्त हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त आप व्यस्त थे। लेकिन अब आपसे मिलना हुआ है और अभी हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है और हिंदी भाषा के प्रति भी आपका काफ़ी रुझान रहता है। तो हमको लग रहा है कि ये भी एक, और आप काफ़ी आध्यात्मिक भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि विधि का विधान था जो आज हमको मिला है आपसे बातचीत करने का मौका। और इसी वजह से नेपाल के विषय में तो मैं ज़्यादा बात करूंगी, लेकिन शुरुआत इस बात से करना चाहूँगी कि आपका नाम जो है अमीय, अमीय का अर्थ क्या है? अमीय कहते हैं भगवान शिव का एक नाम है सहस्त्र नामों में, और गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में अमीय शब्द कई जगह आया है। अमीय मूढ़मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु, फिर है अमीय दीर्घदोष विभंजन। तो अमीय भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से वो नाम है। नीलकंठ महादेव के लिए जो नाम कहा गया है कि मतलब जो स्वयं शिव ने जो विष धारण किया और दूसरों के लिए उन्होंने अमृत उपलब्ध कराया, तो इसी के लिए अमीय शब्द वहाँ आया है। कहते हैं नाम का प्रभाव व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और शायद इसी वजह से आपका, अगर हम सोशल मीडिया, हालांकि व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया भी एक तरह से वो चित्रण करता है किसी के भी व्यक्तित्व का। तो आपके सोशल मीडिया से हम देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा जो हमारे समाज में व्याप्त विष हैं उसका पान करते हैं और लोगों को उस विष से बचाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका एक प्रयास हमेशा से रहा है संस्कृति के ह्रास को लेकर। और आपने नेपाल के बारे में काफ़ी पहले से चेतावनियां देना शुरू कर दिया था। क्या था पूरा परिदृश्य, अगर आप एक बार बताएं? ये वर्तमान तो घटनाक्रम बिल्कुल दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया गया, तो एक तरफ प्रधानमंत्री ओली जब चीन से अपनी यात्रा से लौटे तो जो चीनी ऐप थे जैसे टिकटॉक वगैरह वो नेपाल में चालू थे। वैसे इस पर वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय का पहले निर्णय आ चुका है और चीनी कंपनियों ने एक बुद्धिमानी की कि वहाँ उन्होंने अपना अनुबंध, ये क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिया। लेकिन बाकी मतलब इस दौर में जब एआई हो और सोशल मीडिया अपरिहार्य हो, हर आदमी के लिए ज़रूरी हो, तो आप अगर उसको प्रतिबंधित करते हैं तो ये कुल मिला के उचित नहीं है। लेकिन ये एक तात्कालिक कारण था। इसके पीछे के अगर कारण पे जाएँ तो करीब मेरे दृष्टि में 7 महत्वपूर्ण कारण है जिससे नेपाल सुलग रहा था। तो मैं बताऊँ इन कारणों के विषय। जी, तो जैसा कि आप सबों के ध्यान में होगा कि सन 2008 में नेपाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ, राजशाही समाप्त हुई
और नई व्यवस्था लोकशाही आई, जिसमें माओवादी चुन करके तो नहीं आए थे, मतलब ऐसे ही वहाँ क्रांति जैसा परिदृश्य बना था और वो सत्ता में आए। फिर उसके बाद चुनाव से भी मतलब चुनावी राजनीति की वहाँ से शुरुआत हुई, एक प्रकार से कहेंगे लोकतंत्र की, और लोगों ने अपने मत दे करके और नई सरकारें बनाई। तो कुल एक तो क्या है कि मतलब सत्ता का जो परिवर्तन हुआ 2008 में, उसके बाद है क्या कि पहले सत्ता का एक केंद्र था उस देश में। जैसे नेपाल के विषय में कुछ बातें जाननी जरूरी है कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी आबादी बमुश्किल अभी भी 3 करोड़ के आसपास है। परिस्थिति जन्य कारणों से नेपाल में करीब 2 करोड़ से थोड़े अधिक लोग रहते हैं। तो पहले सत्ता का एक केंद्र था जो काठमांडू में था, राजा थे शासन में और वहाँ से व्यवस्थाएं चलती थी। जो नई व्यवस्था आई सन 2008 में, जो मतलब राजशाही की समाप्ति के बाद, उस व्यवस्था में ये हुआ कि सत्ता के बहुतेरे केंद्र हो गए। पहले एक राजा, 14 अंचल और आपको 75 जिले थे। आज नेपाल में क्या है कि इतने कम आबादी वाले और इतना छोटा भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में आप सोचिए कि 7 राज्य हैं, 350 सांसद हैं, 550 विधायक हैं और 77 जिले हैं। तो कुल मिला के सत्ता के बहुतेरे केंद्र बनना एक प्रथम कारण है मेरी दृष्टि में। दूसरे कारण पर आए तो क्या है कि राजनीतिक तौर पर अस्थिरता देखने में आई। 17 वर्ष हो रहे हैं और 17 वर्षों में 14 सरकारें आई, मतलब बार बार सरकारें बदलना, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तीसरे महत्वपूर्ण कारण पर आए तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। पहले क्या था कि सत्ता राजा केंद्रित थी, उस व्यवस्था में कुछ लोग थे, तो अगर भ्रष्टाचार भी है तो बहुत सीमित दायरे में था। लेकिन जिस नई व्यवस्था में एक प्रकार से 350 सांसद, 550 विधायक, 7 प्रांतीय सरकारें और फिर स्थानीय सरकारें, गाविशा बोलते हैं, ग्राम विकास समिति करके, जैसे हमारे यहाँ जिला परिषद और पंचायत जैसी चीज़ें, तो एक छोटे देश में इतना कुछ मतलब बोझ दे दिया गया। तो भ्रष्टाचार, मतलब इतने सत्ता के केंद्र हुए तो भ्रष्टाचार के भी इतने केंद्र बने, तो भ्रष्टाचार ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण हुआ। चौथे महत्वपूर्ण कारण पर आए तो आर्थिक असमानता, मतलब लोकशाही आने के बाद नेपाल में आर्थिक असमानता ज़बरदस्त बढ़ी है। और पांचवा कारण जो है नेपाल में वो है पलायन। अभी एक आंकड़ा है, आप मतलब प्रतिदिन जो नेपाल से वायु मार्ग से जो दूसरे देशों में जा रहे हैं काम करने, उसमें अधिकांशतः मिडिल ईस्ट और गल्फ और यूरोप वगैरह जा रहे हैं। तो ये संख्या जो है न्यूनतम 2000 व्यक्ति प्रतिदिन नेपाल छोड़ रहे हैं। अगर इसमें उस आंकड़ा को जोड़ दे, क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा करीब 1751 किलोमीटर की सीमा है, जो भारत संघ नेपाल, 5 भारतीय राज्य नेपाल संघ इस सीमा को साझा करते हैं। पूर्व में सिक्किम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो संख्या है पलायन वाले लोगों की, इसमें मतलब वो आंकड़े नहीं है कि सड़क मार्ग से कितने लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, केवल जो विमान के द्वारा, हवाई यात्रा द्वारा। तो आप सोचिए कि जिस देश की आबादी 3 करोड़ है और जहां प्रतिदिन 2000 से अधिक लोग देश छोड़ रहे हैं, तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। मोटे तौर पर लोग मानते थे कि 2.5 करोड़ लोग नेपाल में रहते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल फिगर देखेंगे तो ये संख्या 2 करोड़ के आसपास है। तो पलायन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अब पलायन के बाद आए तो नेपाल के अंदर डेमोग्राफी का चेंजेस, जनसंख्या के स्वरूप का परिवर्तन एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। जैसे नेपाल की पहचान रही है कि नेपाल मतलब क्या रहा है कि राजशाही से लोकशाही के दौर आने तक नेपाल मोटे तौर पर हिंदू बहुसंख्यक देश के तौर पर जाना और पहचाना जाता रहा है। सरकारी आंकड़े भले कुछ कहे, लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखें वास्तविक तौर पर, तो नेपाल तराई क्षेत्र जो है, मतलब जो उत्तर प्रदेश और बिहार से लगता है, इस पूरी सीमा पर आपको बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है और उनका ग्रोथ रेट भी काफ़ी अधिक है। सरकारी आंकड़े 3%, 4%, 5% ओवरऑल बताते हों, लेकिन तराई के ज़िलों का अगर आप विचार करते हैं, बिहार में पूर्व में जो किशनगंज है वहाँ से उठाए और उत्तर प्रदेश में जहाँ भगवान बुद्ध का नेपाल में जो लुम्बिनी में जन्म स्थान है वहाँ तक जाएँ, मतलब जो तराई का बेल्ट आता है, तो इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तराई के ज़िलों में 30%, 35% तक इस समय मुस्लिम जनसंख्या है। तो ये डेमोग्राफी का चेंजेस कई कारणों से नेपाल में है, इसको सब विस्तार भी हम लोग जानेंगे। तो एक नेपाल में मतलब ये बदला है जनसंख्या का स्वरूप। तराई में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, पहाड़ों में ईसाई आबादी बढ़ा है और साथ में पहाड़ों में अब नए मतलब हालिया कुछ एक वर्षों में मुस्लिम पॉपुलेशन भी नेपाल के पहाड़ों में काफ़ी बढ़ा है। तो इस नाते नेपाल के जो बहुसंख्यक लोग हैं,
या नेपाल के मूल निवासी हैं उनके अंदर इस जनसंख्या असंतुलन से भी एक भय बना है। और सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण कारण ये है कि युग युग से, जब से हम इस नेपाल को, आधुनिक नेपाल को देख रहे हैं, तब से वहाँ के लिए हिंदू और हिंदुत्व शब्द बड़ा ही मायने रखता है। तो नया जो लोकतंत्र आया, इसमें जब संविधान आया तो इस संविधान में उसको हिंदू राज्य के तौर पर जो पहले से था उसको खारिज कर दिया गया। और आज की तिथि में क्या है, पहले भी वहाँ धर्मांतरण होते थे, मस्जिदें बनती थी, चर्च बनते थे, ऐसा नहीं ये चीज़ें होती थी, लेकिन वो सरेआम खुलेआम इस प्रकार नहीं होती थी, माइक लगा के, और गाय भी सार्वजनिक तौर पर नहीं काटे जाते थे। तो वहाँ का पहाड़ का आदमी हो या हिमाल मतलब नेपाल और मतलब चीन अधिकृत तिब्बत सीमा का जो हिस्सा है, जो अपर हिमालय का रेंज है, उसको हिमाल कहते हैं। वहाँ की परिस्थिति और सामाजिक जो मतलब परिदृश्य है वो बिल्कुल भारत के तिब्बत की तरह, भारत के लद्दाख और चीन अधिकृत तिब्बत की तरह है। तो समझिए कि उस हिमाल से लेकर के और इस बिहार यूपी सीमा के तराई तक मतलब सबों के लिए हिंदुत्व बड़ा मायने रखता था। तो ये 7 महत्वपूर्ण कारण है जिसके नाते नेपाल जो है लोकशाही आने के बाद से लगातार सुलग रहा था। इसके अलावा जैसा हम आपका सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आपने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि नेपाल में आईएसआई का गढ़ बनता जा रहा था नेपाल, और इसके अलावा चीनी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये सारी बातें इतनी बेबाकी से कहते हुए आप नेपाल के ऊपर रिसर्च करते हैं, अक्सर आपका नेपाल आना जाना होता रहता है, किस बिना पर कहते हैं ये बातें, और ये बातें कहने के बाद क्या आपको डर नहीं लगता नेपाल जाने? देखिए, नेपाल और भारत के लोगों के रिश्ते क्या हैं कि बेटी रोटी के रिश्ते हैं, और बेटी रोटी के रिश्तों से भी बढ़ कर के हम प्रकृति एक सी है, संस्कृति एक सी है, भोजन, वेशभूषण, आहार विचार, संस्कार, संस्कृति, तीर्थ, धर्म सब एक सा है। जैसे मैंने तराई की बात की, तो नेपाल के जो तराई के ज़िले हैं, जैसे पड़ोस में आप जाएं तो जो भी क्षेत्र है तराई का, वहाँ जो चीज़ें आपको मिलेंगी बिल्कुल बिहार यूपी के तराई क्षेत्र में भी वही चीज़ें हैं। ऐसे ही जैसा नेपाल का पहाड़ है वैसा ही भारत का गढ़वाल है जो उत्तराखंड में है, अथवा भारत में जो आप जाती हैं दार्जिलिंग के क्षेत्र में, उत्तर बंगाल और सिक्किम, तो जैसा वहाँ का समाज है, जैसे लोगों का रंग रूप है, वैसा ही नेपाल के पहाड़ों का भी रंग रूप है। बचा नेपाल का जो चीन अधिकृत तिब्बत सीमा वाला क्षेत्र है जिसे हम हिमाल कहते हैं, अपर हिमालय, तो वहाँ के लोगों की जो लोगों का जो रहन सहन है वो बिल्कुल आपको तिब्बत और लद्दाख और या फिर अरुणाचल का जो खासकर जो हम मानते हैं वो जो क्षेत्र अरुणाचल का जो तवांग वाला है बिल्कुल वैसा है। तो संस्कृति एक सी है, प्रकृति एक सी है, परमात्मा एक सा है, रीति एक सी है, नीति एक सी है, खाना पीना रहना, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ एक सा है। तो इसलिए एक सामान्य भारतीय के मन में नेपाल के लोगों के प्रति कहीं बहुत आत्मीय, जैसे लगता है कि हम रिश्तेदार हैं, हम एक परिवार के हिस्से हैं, और नेपाल के भी लोगों के साथ यही है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, सन 2012 से मैंने एक यात्रा नेपाल में प्रारंभ की थी, हरिहरनाथ से मुक्तिनाथ की। नारायणी नदी है जिसमें भगवान शालिग्राम मिलते हैं, उसके संगम से उद्गम की यात्रा। तो नारायणी का संगम बिहार के पटना, सोनपुर और हाजीपुर के पास गंगा से नारायणी मिलती हैं, ये संगम है। और उद्गम नेपाल तिब्बत सीमा पर श्री मुक्तिनाथ करके एक मंदिर है, वहाँ है। उस यात्रा के दौरान उस समय माओवादी शासन वहाँ आ चुका था, हम अपनी यात्रा लेके गए, उसमें बहुत सारे भारतीय भी थे, नेपाली लोग भी थे, और साधु संत भारत के भी थे और नेपाल के भी। तो नेपाल में एक मुगलिंग करके जगह है जहाँ से आप मतलब जनकपुर और वीरगंज की तरफ भी, मतलब भारत सीमा की तरफ भी आ सकते हैं। नेपाल का जो सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है पोखरा, और पोखरा होके ही मुक्तिनाथ जाते हैं, उधर भी जा सकते हैं, और काठमांडू भी। तो एक प्रकार का ट्राई जंक्शन है। तो वहाँ स्वागत संतों का किया गया और भारतीय लोगों का नेपाली लोगों द्वारा, जबकि तुरंत ही नई सत्ता आई थी और माओवादी सत्ता में थे। तो वक्ता के तौर पर उत्साह में 2-1 भारतीय लोगों ने, मतलब संतों ने, भारत माता की जय बोल दी। तो मैंने देखा कि आसपास जो माओवादी कमांडर हैं उनका थोड़ा दृष्टिकोण बदला है, लेकिन आम लोग थोड़े भी विचलित नहीं हुए। फिर मुझे किसी ने आके कहा कि आप संचालन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने अपने हाथ में संचालन लिया। तो जैसे भारत में बैठ करके, चाहे रामेश्वरम से कश्मीर तक, हम बैठ के एक संकल्प लेते हैं जब भी कोई हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसमें बोलते हैं ना कि ओम विष्णु 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 श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे, तो भारतवर्ष बोलते हैं। तो नेपाल भी भारतवर्ष ही वहाँ के लोग संकल्प लेते हैं। तो धर्म की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से पुरातन काल से ही नेपाल और भारत अभिन्न है, एक दूसरे से जुड़े हैं। राजनीतिक कारणों के नाते हम 2 अलग अलग देश हैं, हमारे झंडे 2 अलग अलग जरूर हैं, लेकिन हमारे रिश्ते आज से नहीं अनादिकाल से हैं।
तो इस नाते अगर आप सत्य बोलते हैं और अगर नेपाल के लोग भी उस बात को अगर विचार करेंगे तो कहीं असहमति नहीं होगी। और कहीं ना कहीं मुझे आपकी ये जो आपने उदाहरण दिया, जो संकल्प का, जो हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा में या किसी भी पूजा में हम संकल्प लेते, तो ऐसा लगा कि जब व्यक्ति की मंशा अगर सही हो तो फिर डरने की वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर एक बात और आ जाती है इसके बाद कि ये जो पूरी घटनाएं हुई और ये जो अभी हमने देखा कि सोमवार को ये विद्रोह शुरू हुआ लेकिन मंगलवार को ये बड़ा ही विभत्स रूप ले लिया, तो इन दोनों में क्या फ़र्क था? सोमवार और मंगलवार के विद्रोह में फ़र्क क्या हो गया? जी, जैसे पहले दिन जो घटना हुई तो पहले मैंने जो बताया वो 7 कारण के नाते विगत वर्षों में लगातार नेपाल में प्रदर्शन चलते रहे हैं, सत्ता परिवर्तन को लेके, सुधार को लेके, व्यवस्था परिवर्तन को लेके। आपने देखा होगा कि इस वर्ष के भी शुरुआत के 2-3 महीने राजशाही समर्थक प्रदर्शन पूरे नेपाल में होते रहे कि राजा लाई देश बचाई, ऐसे नारे आप देखते होंगे कि नेपाल के लोग कह रहे हैं। तो ये अभी जो घटना हुई इसके पीछे मतलब पाश्चात्य शक्तियां और बोलूं तो स्पष्ट तौर पर अमेरिका के द्वारा ये नेपाल में जो यहाँ प्रायोजित ये पूरा घटनाक्रम था। अब अमेरिका ने क्यों ऐसा किया, अगर इस कारण पर जाए, अगर ये आपका प्रश्न है, तो इसके 2 कारण बनते हैं। प्रथम कारण है कि अमेरिका की जो पुरानी सरकार थी जो बाइडेन की, उस समय से मतलब यूँ तो अमेरिका और भारत के रिश्ते अतीत में खट्टे मीठे जैसे रहे, कभी भी अमेरिका भारत का विश्वसनीय मित्र भाई ऐसा कुछ रहा नहीं है। तो खैर बाइडेन सरकार के समय से, लेकिन जो चीज़ें बाइडेन सरकार में मतलब पर्दे के पीछे छिपी थी वो अभी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप और उनके सहयोगी सलाहकारों का वक्तव्य बयान देखें तो वो देखेंगे कि वो मुखर होकर के भारत की मुखालफत, खिलाफत और बिल्कुल भारत को स्पष्ट तौर पर वो मतलब दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक प्रकार से श्रीलंका में जो जैसे सत्ता का परिवर्तन हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, पैटर्न बिल्कुल वही है, तो शक जाना अमेरिका पर स्वाभाविक है। अब आते हैं टाइमिंग पर। तो टाइमिंग पर कि जैसे चीन में अभी सम्मेलन था और उस सम्मेलन से आने के तत्काल बाद ये घटना हुई है, तो इससे अमेरिका ने 2 संकेत दिए हैं। एक संकेत ये है कि अभी आप देखे होंगे कि ब्रिक्स से आगे एक बात बढ़ी है, जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उसके आगे एक बात बढ़ी है रिच मतलब है रसिया, इंडिया, चाइना का कोलिब्रेशन। और आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री जब चीन की राजधानी में गए हैं तो रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन और चीनी राष्ट्राध्यक्ष और भारतीय प्रधानमंत्री तीनों को एक समान मतलब सम्मान और स्थान मिला है। और ये हो रहा है कि एक पश्चिम की शक्ति जैसे है अमेरिका और नाटो देश हैं या फिर उनका जो है, तो उसके तर्ज पर मतलब ये 3 देश मिलकर के जो रिच है, ये रिच ब्रिक्स के माध्यम से एक विश्व में एक नई व्यवस्था जो है, जो अमेरिकी व्यवस्था के समतुल्य होगा, ये करने का प्रयास है। तो एक तो इससे मतलब अमेरिका चिढ़ा है कि भारत क्वाड जैसे चीज़ों में भारत बहुत सक्रिय न होकर के भारत चीन के पाले में जा रहा है, जबकि भारत अपने स्टैंड पर है, तटस्थ है। आपने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि बदलते परिवेश में भारत को उधर जाना पड़ा है और भारत आज भी मतलब चीन के आगे शरणागति नहीं है, क्योंकि जाने के पहले प्रधानमंत्री मोदी के चीन की ओर से एक अधिकृत बयान आया कि भारत ने 1 चाइना पॉलिसी पर जो है उसने ताइवान के मुद्दे पर चीन का समर्थन किया। तत्काल आपने देखा होगा भारतीय विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय की ओर से आया कि नहीं, ताइवान पर हमारे वही स्टैंड है। और प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ से आए हैं और सेमीकंडक्टर और चिप वाले दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बुला करके जो कार्यक्रम हुआ है उसमें ताइवान इस फील्ड में आगे है, वहाँ के भी सारे बड़े कंपनियों के सीईओ थे। तो ऐसा नहीं कि भारत अपने स्टैंड से हटा है। और भारत के सेनाध्यक्ष का भी बयान आया है अभी प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सेना बिना सरकार की इच्छा के या बिना सरकार से इतर जाकर के वो कोई बयान नहीं दे सकते। तो उनका कहना था कि चीन के ऊपर तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक कि मतलब सीमा संबंधी। तो खैर बात आते हैं कि अमेरिका ने 2 कारणों से, कि एक तो ये जो भारत रूस चीन की तिकड़ी बन रही है वो देख करके अमेरिका ने मतलब ये षड्यंत्र किया, और दूसरा कि अमेरिका लगातार श्रीलंका और आपको बांग्लादेश और नेपाल मतलब लगातार भारत को एक संकेत दे रहा है, नहीं भारत को एक संदेश दे रहा है। आप देखें कि भारत के पड़ोसी देश की संख्या 7-8 होती है। इसमें आप उठाएं तो मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चीन है और फिर पाकिस्तान है। इतने देशों में पाकिस्तान और चीन को छोड़ दे तो आप देखें कि मतलब मालदीव, अफ़गानिस्तान से लेकर के और सारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते अतीत में बहुत ही अच्छे रहे, चाहे वहाँ कोई भी सरकार आती जाती रही हो। मतलब सरकार के स्तर पर भी भारत सरकार और उस देश की सरकार में भी संबंध अच्छे रहे, और लोगों के स्तर पर भी आप अफ़गान के लोगों का भारत के लोगों से या भारत के लोगों का अफ़गान के लोगों से, भारत के लोगों के लिए मालदीव एक बहुत पर्यटक स्थल रहा है। तो आप सभी देशों से रिश्ते अच्छे रहें।
लेकिन बाइडेन सरकार के समय से अमेरिका क्या है कि अमेरिका या जो पाश्चात्य जो हम शक्तियाँ कह रहे हैं आजकल जो आ रहा है ना कि मतलब वो चाहते हैं भारत भी अस्थिर हो। तो ये अस्थिरता के लिए उन्होंने मतलब लंका में आप देखिए वही पैटर्न है, बांग्लादेश में देखिए, और आज म्यांमार में भी जो चीज़ें दिख रही हैं लगातार वो इसी प्रकार है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका दो कारणों से, एक तो है कि वो रिच के नाते और ब्रिक्स के नाते चिढ़ा था इस एसोसिएशन को लेकर के, भारत चीन रूस वाला, और दूसरा है कि वो भारत के वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार से भी अमेरिकी नेतृत्व बहुत ही खफा और नाराज़ है, गुस्से में है। तो वो देख रहा है कि जब भारत के राजनीतिक दल और विपक्षी दलों के माध्यम से हम नहीं कर सकते तो अड़ोस पड़ोस में उथल पुथल और एक ऐसी सरकार लाएं जिससे भारत का रिश्ता सहज होने में भी साल 2 साल कई वर्षों का समय लग जाए। जी, ऐसे तो आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी एक क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी आपकी अच्छी खासी जानकारी है और फिर भारत और नेपाल और अन्य देशों के, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में भी बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन अभी मैं एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूँगी कि भारत और नेपाल की सेना का भी बहुत ज़्यादा चर्चा इस दौरान हम देख रहे हैं मीडिया में। क्या संबंध है भारत और नेपाल की सेना? भारत नेपाल की सेना का अगर संबंधों का विचार करें तो ये 4 मार्च 1816 को जो सुगौली में संधि हुई थी, बिहार के पश्चिमी चंपारण में सुगौली है, तो गोरखा राज, बेतिया राज और ब्रिटिश अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के बैठे थे। तो उस संधि के बाद से ही मतलब कहे कि ब्रिटिश कालीन जो इंडिया या भारत था उस समय से ही नेपाल के साथ सैनिक स्तर पर हमारे रिश्ते रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि एक प्रश्न जो आपने खासकर पाकिस्तान ये नेपाल में ISI के वाला पूछा था, वो मुझे लगता है कि बताना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो देखिए, भारत के खासकर राष्ट्रवादी खेमे के लोग अक्सर नेपाल की राजशाही को लेकर के बहुत ही उत्साह में आ जाते हैं। तो मेरा कहना है कि नेपाल में कोई भी शासन रहा हो, चाहे राजशाही, राजशाही का भी 2 हिस्सा है, मतलब एक राणाशाही और एक मतलब शाह डायनेस्टी तो पृथ्वीनारायण शाह जी के समय से है। वो एक अवतारी पुरुष थे और मानते हैं शिवाजी महाराज के सदृश वो मतलब एक अवतारी पुरुष थे। और जैसे शिवाजी के लिए मतलब समर्थ गुरु रामदास, वैसे ही कहते गुरु गोरखनाथ की कृपा उन पर थी, वो एक अलग व्यक्ति थे। लेकिन जब से शाह डायनेस्टी बनी तो शुरुआत के कुछ राजाओं के बाद मोटे तौर पर जो सेनापति और प्रधानमंत्री वगैरह थे, राणा लोग, वही रूल करते रहे। करीब ये 150 वर्ष का कालखंड नेपाल में रहा है। जब भारत में ब्रिटिश थे तो उस समय मतलब राणा लोग ही रूल करते रहे और राजा मतलब एक सिंबॉलिक रहे हैं। लेकिन और 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल में दूसरी संधि हुई। इसको द्विपक्षीय संधि कहते हैं, TT, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो सुगौली संधि को निरस्त करके। उसके बाद मतलब राजा के हाथ में पुनः वास्तविक शक्तियाँ आई। राजा त्रिभुवन शाहदेव, आपने नाम सुना होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि राणाशाही से लेकर के राजशाही और राजशाही से लेकर लोकशाही तक नेपाल में मतलब भारत विरोध बहुत ही रहा है वहाँ के समाज में, और अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। और राजशाही के समय ही मतलब कांधार विमान हाईजैक जैसा चीज़ देखने में आया। इन दिनों आप बहुत सारे टेलीविज़न वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, फिल्में, कि नेपाल में पोखरा से मोस्ट वांटेड ये पकड़ा गया, मतलब भारत के लिए जो मोस्ट वांटेड आतंकी थे। तो नेपाल बन गया है नेपाल। अभी जी, कुछ 2 आतंकवादी घुसे थे मुजफ्फरपुर, बिहार के जी, 3 नेपाल के रास्ते होके जी 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 जी। तो राजशाही से के दौरान भी मतलब नेपाल जो है ISI का गढ़ बनता गया और आज भी गढ़ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब आपने पूछा था एक प्रश्न उस समय की मतलब दूसरे दिन की घटनाक्रम। तो पहले दिन जो था उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका था और अमेरिका की ओर से फंडिंग भी हुई, अमेरिका की ओर से मतलब सारी जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब योजना वगैरह करके, और समय बड़ा मतलब ऐसा चुना गया कि बिल्कुल। लेकिन दूसरे दिन की घटना को अगर हम विचार करें तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब जो कहेंगे कि इस्लामिक शक्तियां हैं वो, इस्लामिक अतिवादी शक्तियां वो, और कहीं ना कहीं मतलब चीन का भी एक हिस्सा रहा है। इसके गठजोड़ से जो चीज़ें आप नेपाल भर में जो तोड़ फोड़ आपने देखा, जिसे मीडिया संस्थान भी नहीं बचे, जिसे सरकारी इमारतें बिल्डिंग भी नहीं बची, न्याय के मंदिर कोर्ट भी नहीं बचे, तो इन लोगों ने मतलब दूसरे दिन जो है ये मतलब ऐसे मतलब समूहों के द्वारा ये चीज़ें प्रायोजित की गई। जो आपको लगता है कि ISI का भी इन्वॉल्वमेंट हो? जी जी, ISI अथवा जो भी इस्लामिक फोर्सेज हैं मतलब अतिवादी संस्थाएं हैं, और नेपाल में वो फल फूल रही हैं और उनका एक अपना निश्चित एजेंडा भी है। एजेंडा है कि जिन्ना ने कभी सोचा था कि पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक जाने का एक गलियारा बने, तो आज भी आप भारत के इस हिस्से में देखेंगे मतलब जो नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, चिकन नेक बोलते हैं, तो एक पतला है। और बांग्लादेश आपके बिहार के किशनगंज से बांग्लादेश का एक जगह करीब 16-17 किलोमीटर ही दूरी पर है। तो उनके मन में मनसा है कि बांग्लादेश से एक ऐसा मार्ग बनाया जाए जो थोड़ा सा बंगाल और बिहार से सटते हुए और नेपाल को जोड़ ले।
तो एक प्रकार से एक मतलब इस्लामिक मुल्क बने, तो इसके लिए भी वो शक्तियाँ लगातार काम कर रही हैं। अभी आपने कहा कि महाराज जो थे, जब राज शासन चलता था पुराने समय में, तो उनको आपने दैवीय अवतार कहा, लेकिन फिर अभी के जो राजा हैं उनको जब पशुपतिनाथ से कंपेयर किया जाता है तो फिर इसका आप विरोध करते हैं, क्या फ़र्क होता है? देखिए, राजा पृथ्वी नारायण शाह के विषय में कि वो पहले व्यक्ति थे। आज के नेपाल की में एक गोरखा जिला है जो चीन अधिकृत तिब्बत सीमा पर अवस्थित है, वो वहीं से थे। वैसे उनकी पारिवारिक जड़ें जो हैं भारत के राजस्थान चित्तौड़ से हैं, जैसा वहाँ वंशावली लिखा है नेपाली इतिहास में ही। और यही नहीं, आप काठमांडू के राजमहल में भी जो मतलब लगाया गया है शिलापट, उसमें भी वो चीज़ें वंशावली है। तो वो क्या थे कि बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष थे, उनको पारिवारिक संस्कार भी ऐसे मिले थे, और वो हिंदी में काव्य भी करते थे। जिस नेपाल में हिंदी का विरोध होता है, वहाँ उनकी कई रचनाएं हिंदी में भक्ति काव्य उनके हैं। और उन्होंने पर्वत क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के 30 पर्वतीय राज्यों को एकीकृत करके एक मतलब एक गोरखा राज, नेपाली राज जिसको आप कहें, उस फॉर्म में वो लाए थे। तो वो एक अवतारी पुरुष थे। लेकिन बाद के जो राजे रजवाड़े रहे वो उस प्रकार नहीं रहे। जैसे इसी शाह डायनेस्टी के अंतर्गत नेपाल में मठ मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण में लेने का कानून बना, वहाँ गुठी संस्थान करके है। तो भारत में तो पहला मंदिर अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब जगन्नाथपुरी का सरकारी अधिग्रहण हुआ, और उसके बाद से भारत में आज भी मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण जारी है। लेकिन जब राजा हिंदू है और राज्य हिंदू है, तो उसी देश में मस्जिद, मकतब, मदरसे, चर्चेज फ्री हैं, और मठों के और मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण क्यों हुआ? तो ये इसी राजशाही के समय हुआ है। और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि भगवान पशुपतिनाथ से लेकर नेपाल के कई महत्वपूर्ण मंदिरों के जो भगवान के स्वर्णाभूषण थे, रत्न थे, इसी राज परिवार के द्वारा वो वहाँ से उठा लिए गए, और उनका व्यक्तिगत उपयोग या फिर उसको उन्होंने क्रय विक्रय क्या किया और राम जाने। तो कहने का अभिप्राय है कि और इसी राजशाही के दौरान काठमांडू में 250 चर्चेज खुले थे जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस्लाम कोई नया आया है, ईसाइयत वहाँ कोई नई आई है, चर्चेज पहली बार बने हैं। आखिर सोचिए, जो पशुपतिनाथ की भूमि है काठमांडू, वही नहीं 52 शक्तिपीठ में से एक माता गुहेश्वरी का भी स्थान है। और वैसे आध्यात्मिक धार्मिक नगरी में वो नगरी ऐसी है कि जहाँ भगवान कृष्ण और गुरु गोरखनाथ से भी वो जुड़ती है नगरी। और ऐसे नगरी में राजा के समय तक 250 चर्चेज खुले, इसको क्या मानेंगे? पशुपतिनाथ मंदिर का भी सरकारी अधिग्रहण हुआ, भगवान के कोष के चीज़ों को निजी कोष में ले जाया गया, तो क्या मानेंगे कि राजा धार्मिक थे, राजा धर्मनिष्ठ थे, राजा का चरित्र नैतिक था? जैसे आप उनको पशुपतिनाथ का अवतार मानने के विरुद्ध आप आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ठीक है, ये हमने तो पूरी बातें जान ली नेपाल के और पूरे राजशाही जितना भी आज तक का उसका इतिहास है। अब जब सब कुछ बदल गया है, तो अब भारत की भूमिका या भारत की रणनीति क्या हो? देखिए, भारत के लिए नेपाल महज एक भूमि का टुकड़ा नहीं है अथवा एक पड़ोसी देश नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व की चर्चा में भी कहा कि हमारे रिश्ते अनादिकाल से हैं। नेपाल और भारत के लोगों के मतलब धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तौर पर हम बिल्कुल एक से हैं और रिश्ते नाते हैं हमारे। तो मेरा मानना है कि भारत को इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा होना चाहिए। वैसे बहुत ही अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने मणिपुर से अपने संबोधन के दौरान नेपाल को भी उन्होंने एड्रेस किया। बाकी देखिए, नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक, नेपाल के बाहर जो नेपाली मूल के लोग रह रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं अपने परिवार को, उस पर वो करीब करीब नेपाल के कुल जो मतलब नेपाल का ये उसका 26% वो राशि बनती है। और दूसरा, नेपाल पर्यटन पर आधारित है और पर्यटकों में 80% पर्यटक नेपाल में भारत के जाते हैं। अभी जो घटनाक्रम 2-3 दिनों में हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, मतलब एक प्रकार से विदेशी षड्यंत्र के तहत हुआ, आक्रोश था और सत्ता का परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी था, होना भी चाहिए। लेकिन जो हिंसा भड़की, और उसके पीछे मैं ये नहीं मानता हूँ कि उसके पीछे छात्र थे, उसके पीछे शक्तियाँ थी। जैसा पहले दिन मैंने कहा कि पहले से अमेरिका था और बाद में इसमें जो चीन और इस्लामिक फोर्सेस थी, वो इसने बाद में जो तोड़फोड़ जैसी चीज़ें हुई हैं। तो करीब करीब एक आरंभिक आकलन है कि करीब 20,000 करोड़ रुपया का नेपाल को लॉस हुआ है। तो नेपाल दशकों तक खड़ा नहीं हो पाएगा अगर ये स्थिति रही तो इस स्थिति में भारत पहले भी नेपाल के लिए करता रहा है, क्योंकि हम भारत के आम लोगों से लेकर के और सत्ता में बैठे लोगों तक, अभी प्रधानमंत्री को भी आपने सुना होगा, तो हमारे लिए वो हमारे परिवार के लोग हैं। तो एक तो है कि नेपाल में जो आधारभूत ढांचा का क्षेत्र है, उसमें भी भारत को सहयोग करना चाहिए। भारत पहले भी करता रहा है, चाहे सड़क की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, अथवा
आपको पाइपलाइंस की, ऑयल और गैस की हो। तो जो ढांचा मतलब पुनर्निर्माण में भारत, भूकंप में भी भारत ने किया है और इस घटना के बाद भी भारत को करना चाहिए। एक मेरा और विचार है जिसको संज्ञान में भारत सरकार को मतलब इस पर विचार करना चाहिए। भारत करीब 140 करोड़ लोगों का देश है और भारत 140 करोड़ लोगों का देश और करीब 80 करोड़ लोगों को उसमें से सरकार जो है मतलब उनको अनाज निःशुल्क दे रही है, इन दिनों दे रही है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे मतलब बहुत बड़ा ऐसी कोई स्कीम पूरे दुनिया में आपको नहीं दिखेगी। और भारत शुरू से ही कहिए तो भारत युधिष्ठिर, शिवी, राम का देश रहा है। तो जब दलाई लामा के साथ तिब्बत से लोग आए तो आज भारत में करीब 66 लाख तिब्बती रहते हैं। या फिर आप देखिए कि और भी जो जहाँ मतलब भारत बहुत करता रहा है दुनिया के अलग अलग देशों के लिए, और जो आते हैं तो नेपाल के साथ हमारा रिश्ता है, आत्मीय संबंध है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को आधारभूत ढांचा के लिए तो करे ही भारत सरकार, इसके साथ ही करीब करीब अभी नेपाल की आबादी बमुश्किल से 2 करोड़ लोग वहाँ रह रहे होंगे। पहले से ही नेपाल में आर्थिक संकट था, भुखमरी जैसी चीज़ें थी, दैनिक उपयोग चीज़ों का दाम कई गुना। एक छोटा बिस्किट जो हमारे यहाँ 25-30 रुपये में आता है वहाँ 60-70 रुपये में आता है। तो आप सोच सकते हैं कि महंगाई कितना बढ़ रहा है और आर्थिक स्थिति पहले से भी चरमराई हुई थी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को मतलब वो हमारा परिवार का हिस्सा है और हमारे यहाँ तो रहा है कि मतलब बांट करके खाने का, और क्या माने यही स्वभाव रहा है भारत का, या भारतीय संस्कृति भी यही है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को स्वास्थ्य और खासकर खाद्यान्न के क्षेत्र में ऐसी कोई स्कीम, अभी अफगानिस्तान भी भारत सरकार ने भेजा था, ये जो अफगानिस्तान में भूकंप आया, लेकिन बाकी देशों से इतर नेपाल और हमारा संबंध है। अगर नेपाल में परिस्थितियाँ और विकराल होंगी तो भारत में पलायन बढ़ेगा और घर का कोई सदस्य आपका भूखा रहे आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे दृष्टि से भारत सरकार को ऐसी भी कोई योजना लानी चाहिए। इससे क्या है कि नेपाल भारत के लोगों के बीच जो भ्रांतियां पैदा करने की विगत वर्षों में, चाहे पश्चिमी शक्ति हो, यूरोपीय यूनियन या उससे संबद्ध देश हो या चीन हो, तो एक लोगों में फिर से आपसी प्रगाढ़ संबंध बनेंगे। तो भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खाद्यान्न के क्षेत्र में कोई ऐसा एक लाना चाहिए। दूसरा, भारत के आम लोगों से लेकर के और जो हमारे व्यवस्था के लोग हैं, नेपाल के मामले में थोड़ा विचार करके, क्योंकि नेपाल के सत्ता प्रतिष्ठान का वही हाल है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में कोई भी शासन में हो तो शासन में बने रहने के लिए भारत विरोध और हिंदू विरोध पाकिस्तान में आवश्यक है, और नेपाल में जब तक भारत विरोध ये आपकी छवि नहीं रहेगी, चाहे राणाशाही हो, राजशाही हो या लोकशाही हो, तो रिश्ते हैं लोगों के। लेकिन थोड़ा जैसे उसी दिन भारतीय राजदूत, उसी रात को भारतीय राजदूत मिलने चले गए जब सुशीला कार्की जी प्रधानमंत्री बनी, शुभकामना प्रेषित करने। कम से कम 1 दिन 2 दिन रुकते, चीन के तरफ से अधिकृत तौर पर आज के दिन में वो शुभेच्छा आया है। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ों में अति उत्साह दिखाना और अत्यधिक अपनापन भी कई बार आप जब प्रकट करते हैं सार्वजनिक तौर पर तो उसके कुछ और मायने लोग लेने लगते हैं। तो बजाय उसके जगह सरकार हमारी है और समझबूझ वाली सरकार है, और हमारे प्रधानमंत्री का नेपाल से बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है। तो भारत सरकार नेपाल के लिए कुछ करे और हम। तो ये थी तमाम बातें अभी जो नेपाल में जितने मसले हैं इस बात को लेकर के, और क्यों हमारा संबंध उनके साथ अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पड़ोस में हैं और ये चाइना के साथ एक प्रॉक्सी नेशन का जो है वो काम करते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक अक्सर बताते रहते हैं कि प्रॉक्सी नेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी देश के लिए। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए अमिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेंगे कि अगली बार आप हमें हिंदी साहित्य और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके बारे में भी आप हमसे बातचीत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो इसी के साथ अब इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप इसी हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरह से हम आपको देश और दुनिया की खबर के साथ अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।